हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। निक स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं आपको बार बार कह रही थी कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको उसकी ऑडियो बुक सीरीज कंप्लीट 11th और 12th की प्रोवाइड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जो न्यू एनसीईआरटी है उस पर ही बेस्ड है। और न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आज भी हम जो डाटा आपके लिए लेकर आए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ज़रूर जाकर चेकआउट कर लें। और आज के सेशन में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक्स में। हम एनसीईआरटी के उन वैज्ञानिकों के बारे में जो रीडिंग दी गई है वो रीडिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचानन माहेश्वरी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो फिर भी आप मुझे डाउट जो है अपने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचानन माहेश्वरी 1904 से 1966 के मध्य, यानी कि 1904 में जन्म हुआ और 1966 में उनकी मृत्यु हुई। जन्म जो है जयपुर में हुआ, नवंबर में जन्म हुआ उनका। डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री जो इलाहाबाद से प्राप्त की। कॉलेज के दौरान अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर W.O. इजियोन से प्रेरणा मिली उनको। दिल्ली के विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की स्थापना, जो आज ऊतक संवर्धन भ्रूण विज्ञान का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर उन्होंने की। कार्य क्षेत्र टेस्ट ट्यूब बेबी, अंतः अंडाशयी परागकरण। शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। एनसीईआरटी में 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में लिखी गई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी सम्मान इन्हें मिला। अब हम जेम्स वॉटसन व फ्रांसीसी क्रिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी जो रीडिंग है पंचानन माहेश्वरी की वो कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी में से। ये पंचानन माहेश्वरी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा दे रखा था, इसलिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने उसमें लिख दिया है। हम पढ़ लेते एक बार। पंचानन माहेश्वरी का जन्म उदयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित प्रख्याति प्राप्त वानस्पतिकविद रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर W. डिजियोन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर अकारी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू की। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि कोई उनका विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अधिक संतोष प्राप्त होगा। अध्यापक के इन शब्दों से पंचानन को प्रोत्साहित किया और वह उनसे पूछ बैठे कि बदले में वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। यह विभाग आज ऊतक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों ऊतक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया है। टेस्ट ट्यूब बेबी निषेचन तथा अंतः अंडाशयी परागकरण पर इनके कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। एनसीईआरटी ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की। अब हम हमारे जो अगले वैज्ञानिक हैं उनके बारे में रीडिंग करेंगे एक बार। जेम्स वॉटसन और फ्रांसीसी क्रिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वॉटसन के बारे में पढ़ेंगे। वॉटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 शिकागो में हुआ। 1947 में उन्होंने प्राणी विज्ञान में BSc की और उनकी रुचि जो थी पक्षी देखना थी। ब्लूमिंगटन में इंडियाना विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान में स्नातक का अध्ययन कर फेलोशिप प्राप्त की। यहीं से जीवाणु भोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे प्रभाव का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने PhD कर ली। वॉटसन और क्रिक ने मिलकर 1953 में DNA की डबल हेलिक्स मॉडल दिया। क्रिक का जन्म जो है 8 जून को 1947 में इंग्लैंड के नॉर्थ एम्पटन में हुआ। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भौतिकी में 1937 में उन्होंने BSc की और 1954 में उन्होंने PhD की। थीसिस का शीर्षक जो है उन्होंने अपने थीसिस का शीर्षक रखा 66 पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन पर एक्सरे विवर्तन।
1959 में FRS सम्मान मिला और 1959 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में जॉन कॉलिन अनुसंधान पुरस्कार उन्हें 1962 में मिला। वेलन का पुरस्कार उन्हें 1960 में मिला, वेलन पुरस्कार। सो चलिए अब हम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के बारे में NCERT से रीडिंग कर लेते हैं। ये है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स डीवे वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को शिकागो में हुआ था। वर्ष 1947 में उन्होंने प्राणी विज्ञान विषय में BSc की उपाधि ग्रहण की। इन वर्षों के दौरान इनके बालकपन की रुचि पक्षियों को देखते रहना ही थी। इस रुचि ने उन्हें आनुवांशिकी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत कर दी। यही तभी संभव हो सका जब इन्हें ब्लूमिंगटन में इंडियाना विश्वविद्यालय ने प्राणी विज्ञान में स्नातक अध्ययन के लिए फेलोशिप दी। इसी विश्वविद्यालय से ही इन्हें जीवाणुभोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे प्रभाव पर कार्य करने के फलस्वरूप प्राणी विज्ञान में PhD की उपाधि प्रदान की गई। वह क्रिक से मिले तथा DNA संरचना की गुत्थी को सुलझाने के लिए सर्वप्रथम दोनों को जो सामान्य रुचियां थी उन्हें खोज निकाला। इन्हें पहला गंभीर प्रयास असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इनकी दूसरा प्रयास प्रायोगिक प्रमाणों पर अधिक आधारित था तथा न्यूक्लिक एसिड साहित्य का भली प्रकार से सम्मान प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप मार्च 1953 को पूरक डबल हेलिक्स संरूपण का प्रस्ताव सामने आया। फ्रांसीसी हैरी कॉम्पटन क्रिक का जन्म जो है इंग्लैंड के नॉर्थएम्प्टन में 8 जून 1916 में हुआ। इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भौतिकी का अध्ययन किया और वर्ष 1937 में BSc की उपाधि ग्रहण की। वर्ष 1954 में इन्हें PhD का कार्य समाप्त किया। इनकी थीसिस का शीर्षक 66 पॉलीपेप्टाइडों तथा प्रोटीन पर एक्सरे विवर्तन था। क्रिक्स के जीवन काल में यदि किसी प्रकार का क्रांतिक प्रभाव उन पर पड़ा तो वह है JD वाटसन से उनकी मित्रता का था। इस जवान वाटसन जिसकी आयु 23 वर्ष की थी, उन्होंने 1953 में DNA तथा प्रतिकृति योजना के लिए डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। क्रिक को वर्ष 1959 में FRS से सुशोभित किया गया। वाटसन तथा क्रिक के सम्मान में वर्ष 1959 के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का जॉन कॉलिन वेलन पुरस्कार तथा वर्ष 1960 का लरेस्कर पुरस्कार और 1962 का अनुसंधान कॉर्पोरेशन पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। तो अब हम हमारे अगले वैज्ञानिक को पढ़ते हैं और फिर उनकी NCERT पढ़ेंगे। अल्फोंसो कॉर्टी 1822 से 1888 इटली में उनका जन्म हुआ। सरीसृप में हृदयवाहिका तंत्र का अध्ययन किया। उन्होंने स्तनधारी में श्वसन तंत्र का अध्ययन किया और 1951 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था कि कर्णावर्त की आधारस्थ झिल्ली की संरचना के रोम की कोशिका ध्वनि आवेग को परावर्तित करती है। बस इतना ही दे रखा था उनके बारे में। फिर GN स्वामीनाथन को भी पढ़ लेते हैं, फिर NCERT रीडिंग करेंगे। GN रामचंद्रन, उनका जन्म जो है 8 अक्टूबर 1922 को कोचीन क्षेत्र में हुआ। मद्रास के स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एंड एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के स्थापक थे। 1954 में कोलेजन की तीसरी कुंडली संरचना के बारे में उन्होंने बताया। रामचंद्रन प्लॉट से प्रोटीन का बहुलक का विश्लेषण हुआ। पिता स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में उन्होंने BSc ऑनर्स की। 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की। 1949 के दौरान इनकी मुलाकात लॉइनस पाउलिंग से हुई जिसकी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड मॉडल से ये बहुत प्रभावित हुए। प्रोटीन संरचना में इनका उत्कृष्ट योगदान है। मेल्विन कैल्विन, अप्रैल 1911 में मिनासोटा USA में इनका जन्म हुआ। मिनासोटा विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में PhD की। बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियोधर्मिता का लाभ बताया। ये प्लस इन्होंने और J.A. बाशाब ने C14 CO2 प्लस H2O व खनिज के द्वारा पौधे की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रकाश संश्लेषण पर ये कार्यरत थे। अर्नेस्ट मेयर, 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन यानी कि जर्मनी में जन्म हुआ। 2004 में उनकी मृत्यु हुई। इन्हें 20वीं शती के डार्विन कहा जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 1953 में जीव वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी की। 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज ऑफ जूलॉजी एमेरिटस के प्रोफेसर के साथ अवकाश पदवी इन्हें मिला।
और इनका 80 वर्षीय कार्य जीवन पक्षी वर्गीकरण, प्राणी भूगोल, विकास एवं वर्गीकरण पर कार्यरत रहा। जाति की परिभाषा व जाति की विविधता दी। 1933 में बॉल जॉन प्राउज, 1998 में इंटरनेशनल प्राउज, 1999 में क्राफोर्ड प्राउज द्वारा ये सम्मानित हुए। कैथराइन एसाव, 1898 में यूक्रेन में इनका जन्म हुआ। 1997 में इनकी मृत्यु हुई। यूएसए से 1931 में इन्होंने डॉक्टरी की। रूस व जर्मनी में कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया। फ्लोएम द्वारा पौधे में कर्ली टॉप वायरस फैलते हैं, इन्होंने बताया। 1954 में प्लांट एनाटॉमी प्रकाशित की। 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स प्रकाशित की, जिसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं विश्व कोश ने संदर्भित किया गया। 6वीं महिला जिन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज कहा गया, यह सम्मान 1957 में मिला। यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 1990 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन्हें मिलाया गया। 1997 में इनकी मृत्यु पर मिसूरी बॉटनिकल गार्डन एनाटॉमी व मार्कोलॉजी के निदेशक पीटर रेवन द्वारा कथन दिया गया कि 99 वर्ष की आयु में पादप जीवन विज्ञान क्षेत्र में परिपूर्ण प्रभुत्व। एमएस स्वामीनाथन, 1 अगस्त 1925 तमिलनाडु के कंबोनम में इनका जन्म हुआ। मद्रास के विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। लैब टू लैंड कार्यक्रम के आरंभिक रहे। इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया, शस्य कार्यक्रम, आनुवांशिक गुणवत्ता पर कार्य किया। पद्म भूषण से सम्मानित रहे। हर्बर्ट बेयर का जन्म जो 1936 में हुआ। इनका पालन पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के कोने सड़क, रेल या सुरंग में हुआ। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1963 में येले ने 3 वर्ष तक स्नातकोत्तर किया। 1966 में कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को के अध्यापक रहे। इकोलाई पर कार्य कर चिपचिपे सिरे की खोज की। जब कोहेन प्लाज्मिड पर कार्यरत थे, तब इनके और हवाई में स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनल कोहेन के मध्य बातचीत से ये प्रेरित हुए। रामदेव मिश्रा, 26 अगस्त 1908 में जन्म, 1998 में मृत्यु, पारिस्थितिकी के जनक और यूके में लीड्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और WH पियर्साल से FRS के अधीन। 1937 में वनस्पति विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाराणसी के वनस्पति विभाग में शिक्षण की स्थापना की। भारत में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दिया। 50 से ज़्यादा विद्यार्थी को PhD करवाई सब्जेक्ट में। इंटरनेशनल साइंस अकेडमी और वर्ल्ड अकेडमी फेलोशिप ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से इन्हें संजय गांधी पुरस्कार दिया। 1984 में स्थापित किया। पर्यावरण व वन मंत्रालय इनके अधीन ही स्थापित किया गया। भारत सरकार ने इन्हीं के प्रयासों से नेशनल कमेटी कॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन की स्थापना 1972 में की। जो भी वैज्ञानिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हम जो NCERT में दिया गया इनके बारे में वो हम रीडिंग करेंगे। अल्फोंसो कॉर्टी के बारे में नहीं पढ़ा था, सो हम पढ़ लेते हैं। कैथराइन एसाव का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ। आपने रूस और जर्मनी में कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से 1931 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अपने प्रारंभिक प्रकाशनों में बताया कि कर्ली टॉप वायरस पौधे में आहार चलन फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। डॉक्टर एसाव की 1954 में प्रकाशित पादप शरीर ने एक परिवर्तनात्मक एवं विकासात्मक उपक्रम को अपनाया, जिससे पादप संरचना के बारे में समझ व्यापक हुई तथा पूरे विश्व भर में अथाह प्रवाह छोड़ा, अर्थात सीधे इस विशेष विज्ञान में पुनर्जागरण ला दिया। सन 1960 में कैथराइन एसाव की एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट प्रकाशित हुई। इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संदर्भित किया गया। सन 1957 में आपको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया और आप इस सम्मान को पाने वाली 6ठी महिला बनी। इस सम्मानीय पुरस्कार के अतिरिक्त आपने यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से 1990 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्राप्त किया। जब 1997 में कैथराइन एसाव की मृत्यु की गोद में समा गई, तब मिसूरी बॉटनिकल गार्डन एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी के निदेशक पीटर रेवन ने याद करते हुए उन्हें कहा कि वह 99 वर्ष की आयु तक पादप जीवन विज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण प्रभुत्व बनी रही। GN रामचंद्रन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो वैज्ञानिक हैं मेल्विन कैल्विन, उनके बारे में पढ़ेंगे। मेल्विन कैल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा USA में हुआ था और आपने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। आप बर्कली की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर सेवाएं प्रदान की इन्होंने। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद जब पूरा विश्व हिरोशिमा नागासाकी के विस्फोटक घटना से रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव को देखकर दुख से स्तब्ध था, तब मेल्विन और उनके सहकर्मी ने रेडियोधर्मिता के लाभदायक उपयोगों को प्रकट किया। आपने J.A. बशाम के साथ मिलकर C14 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की लैब
प्रवृत्ति द्वारा कच्ची सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिजों के जैसे तत्वों से तथा शर्करा रचना से ग्रीन प्लांट्स में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। मेल्विन ने प्रस्तावित किया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसके लिए एक वर्णक अणुओं के संगठित तथा अन्य तत्वों में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के पाथवे के प्रति चित्रण करने पर आपको 1961 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेल्विन के द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत आज भी ऊर्जा एवं पदार्थों के लिए पुनः स्थापन योग्य संसाधनों के अध्ययन तथा सौर ऊर्जा अनुसंधान में आधारभूत अध्ययनों के लिए भी उपयोग किया जाता है। सो ये दे रखा था एनसीईआरटी में इनके बारे में। और अल्फोंसो कॉर्टी, अल्फोंसो कॉर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। इटालियन शरीर वैज्ञानिक अल्फोंसो कॉर्टी का जन्म 1822 में हुआ। कॉर्टी ने अपना विज्ञान जीव सरीसृपों के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने अपना ध्यान स्तनधारियों के श्वसन तंत्र की ओर केंद्रित किया। 1951 में आपने लेख प्रकाशित किया जिसमें आपने कॉक्लिया के आधारित झिल्ली पर स्थित संरचना में समाहित रोम कोशिकाओं की व्याख्या की, जो कि ध्वनि कंपनों को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें कॉर्टिक अंग कहा गया। आपका देहांत 1888 में हो गया। पंचानन माहेश्वरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वॉटसन और क्रिप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ेंगे। जन्म 1925 में तमिलनाडु में कुंभकोणम में हुआ। मोनाकाम्बू साम स्वीनम स्वामीनाथन ने इनका पूरा नाम है, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधियां ग्रहण की। इन्होंने भारतवर्ष तथा विदेशों में स्थित कई संस्थानों से अलग अलग हैसियत में कार्य किया तथा पादप प्रजनन तथा आनुवांशिकी में अपनी सुविज्ञता का विकास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित कोशिका आनुवांशिकी तथा विकिरण अनुसंधान स्कूल ने आपको एवं आपके सहयोगियों के अल्पकालीन उच्च उत्पादन करने वाली धान की किस्मों, जिसमें सुगंधित बासमती भी शामिल है, को विकसित करने में काफ़ी सहायता की। आपने क्रॉप कैफेटेरिया सृष्टि कार्यक्रम तथा आनुवांशिक रूप से उपज तथा गुणवत्ता में सुधार किया आदि से संबंधित धारणाएं विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के रूप में भी आप जाने जाते हैं। स्वामीनाथन के नॉर्मन बर्लॉग के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में गेहूं की मैक्सिन किस्मों के प्रवेश से चरमोत्कर्ष हरित क्रांति आई। इनके इस कार्य को अत्यधिक मान्यता एवं सराहना मिली। आप लैप्टुलेंट कार्यक्रम के तथा खाद्य सुरक्षा और कई अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आरंभिक रहे। इन्हें राज्य के सम्मान पद्म भूषण का गौरव प्राप्त हुआ तथा कई उत्कृष्ट संस्थानों से प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार, मेडल और फेलोशिप मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। हर्बर्ट बेयर के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है हमारे, उनके और भी पढ़ेंगे। 3-4 वैज्ञानिक और हैं, उनके बारे में भी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। हर्बर्ट बेयर का जन्म 1936 में हुआ। उनका पालन पोषण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के एक कोने में, जहां रेल, सड़कें तथा सुरंगें आदि अधिकांश किशोर व्यक्तियों की नियति थी। पिट्सबर्ग के विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने स्नातक अध्ययन समाप्त किया। वर्ष 1963 में येले में 3 वर्षों तक इन्होंने स्नातकोत्तर में अध्ययन में बिताए। वर्ष 1966 में बेयर ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का कार्यभार ग्रहण किया। 1969 में तथा 1969 तक इन्होंने विश्व लाभदायक गुणों से युक्त ई कोलाई बैक्टीरियम के प्रतिबंधन एंजाइम पर अध्ययन संपन्न किया। बॉयर ने पाया कि इन एंजाइमों में डीएनए स्ट्रैंडों को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है और जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है। यह कथित शीर्ष सुस्पष्ट अभ्यास में डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। इस खोज के परिणाम स्वरूप हवाई स्थित स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनले कोहेन के साथ बहुमूल्य तथा लाभदायक विचार विमर्श हो सका। कोहेन डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, पर कार्य कर रहे थे। ये प्लाज्मिड कुछ विशेष जीवाणुवीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं तथा डीएनए को कोडिंग स्ट्रैंड से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत होते हैं। कोहन ने कोशिकाओं से इन प्लाज्मिडों को हटाने तथा फिर से अन्य कोशिकाओं में भेजने की विधि विकसित की। डीएनए संगठन का इस प्रक्रम के साथ जुड़ने के कारण बॉयर तथा कोहन वांछित विन्यास में डीएनए के खंडों को पुनर्योगन तथा जीवाणुवीय कोशिकाओं में डीएनए का सन्निवेश तथा आगे चलकर विशिष्ट प्रोटीनों के लिए उत्पादनशील पादपों के रूप में कार्य कर सकना, यह सफलता जैव प्रौद्योगिक विषय का मूलभूत आधार है। अब हमारे एक वैज्ञानिक और हैं, रामदेव मिश्रा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रामदेव मिश्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन, जर्मनी में हुआ। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगाजी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटिस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। आपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग
लगभग अकेले ही विकासशील जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न की जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकरण की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 साजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में वॉलजॉन प्राउज, 1991 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राउज और 1999 में क्राफूड प्राउज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हो गए। सो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका, बहुत मेहनत लगी है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।